अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, इस वक्त इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुकूमत साजी के लिए अहम मुशावरत जारी है और इम्कान है कि दोनों जमातों के दरमियान पावर शेयरिंग की डील के तहत एक मखलूत हुकूमत जो है वो तश्कील दी जाएगी। इस खबर पर हमारी नज़र है और हमें ये बताया जा रहा है कि जो भी माहौल है अंदर वो बड़ा खुशगवार है और इसके नतीजे में कोई ना कोई डील जो है वो आज रात या कल सुबह तक आपके सामने आ जाएगी। नाजरीन, दूसरी तरफ आज तहरीक इंसाफ ने अहम ऐलान करते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इल्हाक कर लिया, जिसका बुनियादी मकसद कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों का हसूल है। हम ये ऐलान करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आजाद सपोर्टेड, जिनको आजाद कैंडिडेट कहा जाता है, वो हम बाज़ाबिता तौर पे इनकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असम्बली में ज्वाइन करेंगे और उसके प्लेटफॉर्म पे हमारा ये हम जमा करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई इस वक्त, हमसे हमारा निशान छीना गया। जो हमारी रिजर्व सीटें हैं उसके लिए जो है ना एक मनसूबबंदी के तहत हमसे निशान छीना गया। तो थर्ड मेजॉरिटी हमारी बनती है। अगर कोई और वजीर आज़म बनता है और कोई और इस पोजीशन पे आता है तो वो जारी वजीर आज़म होगा। किसी भी सूरत में एक जारी वजीर आज़म, एक जारी मैंडेट वाली हुकूमत मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है अदालतों से, अब भी हम तवक्कुल रखे हैं कि जो हमारे केसेस सिर्फ अदालत में जा रहे हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि हमें अपना हक मिलेगा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो करेंगे जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है। असद कैसर साहब और बैरिस्टर गौहर जो है वो बात कर रहे थे। और जहां तक अदालतों का सवाल है तो नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलूचिस्तान के लापता तुलबा के हवाले से केस की समाअत हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज की समाअत के लिए वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़, केयर टेकर वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को तलबी के समन जारी कर रखे थे, लेकिन वो आज अदालत के सामने पेश ही नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने अदालत को आगाह किया कि वजीर आज़म कराची में हैं और मसरूफियात की वजह से पेश नहीं हो सके। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से किया कि मामले की समाअत नई हुकूमत के वजूद में आने तक मुलतवी की जाए ताकि मुंतखब हुकूमत इस मामले को नए सिरे से देख सके। इस पर जस्टिस कियानी ने कहा कि 3 हुकूमतें जो हैं वो आई और गई, मगर इस मामले का कुछ नहीं हो सका। उन्होंने मजीद कहा कि जबरी गुमशुदगियों के मामले में इल्ज़ाम बराए रास्त रियासती इदारों पर है और अगर वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दफ़ा इस हवाले से कुछ नहीं कर सकते तो अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दें। इसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि वो तीनों इंटेलिजेंस एजेंसियों के डायरेक्टर जनरल्स को आज की समाअत के हवाले से ब्रीफ करें। अदालत ने केस की समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी करते हुए एक दफ़ा फिर निगरान वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला को तलब कर लिया। नाजरीन, एक और अहम पेशरफ जो हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि पाकिस्तान में पिछले 40 घंटों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि साबका ट्विटर पर गैर अलानिया बंदिश आयद है। इस बंदिश के दौरान निगरान वज़ीर IT उमर सैफ ने एक्स पर एक पोस्ट के ज़रिए ये बताया कि पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री टेक ऑफ कर रही है, मगर शायद इस ट्वीट को करने के लिए भी वज़ीर साहब ने VPN का ही इस्तेमाल किया होगा, चूँकि VPN के ज़रिए ही पाकिस्तान में आप एक्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद महीनों से इंटरनेट और बिलखसूस एक्स की बंदिश एक मामूल बन चुका है और इस हवाले से नेट ब्लॉक्स नामी आलमी इदारे के मुताबिक इस तरह की बंदिशों का बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान में होने वाली सियासी हलचल से होता है। क्या मालूमात तक रसाई को रोकना बुनियादी आईनी हकूक की पामाली नहीं है? और ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं जिसके नतीजे के अंदर एक मखलूत हुकूमत सामने आएगी, इसकी क्या शक्ल होगी? इसी हवाले से हमने दावत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब सलीम मांडवी वाला साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अब बात यह है कि जो पावर शेयरिंग डील आप लोगों के दरमियान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान तश्कील दे पाएगी, उसके अंदर जो हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नर की पोस्ट मांगी है। सिंध के अंदर तो आपको मिलेगी, बलोचिस्तान में और पंजाब में भी, ये दुरुस्त है? जी, हमने इनिशियली यही कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हमें दे दें और गवर्नमेंट का हम हिस्सा नहीं बनेंगे और गवर्नमेंट जो है वो PMLN चलाए, यही हमारा डिसीजन था इनिशियली।
तो सेनेट चेयरमैन की और स्पीकर कौमी असेंबली की भी आपने जो सीट है वो उनसे मांगी थी? जी जी जी। तो जो हमारे इतलात हैं उसके अंदर ये तो डिसाइडेड था कि जी यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो स्पीकर कौमी असेंबली बनेंगे, मगर सेनेट चेयरमैन के हवाले से आपके माइंड में कोई था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से? मेरा ख्याल नाम तो किसी भी सिवाय प्रेसिडेंट के और कोई नाम कोई एटलीस्ट जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें तो कोई डिसाइड नहीं हुआ था। बट क्योंकि आपकी पंजाब के अंदर इतनी सीटें नहीं हैं तो आप समझते हैं कि पंजाब का जो गवर्नर का स्लॉट है वो जस्टिफाइड होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाना? देखिए जस्टिफिकेशन की तो बात नहीं थी ना मुनीज़ा, इट वाज दैट कि वी जस्ट वांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, वी डिडंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द कैबिनेट, वी डिडंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द एवरीडे गवर्नमेंट। उसकी क्या वजह है? ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी अगर हमने वोट करना ही है फॉर PMLN टू फॉर्म द गवर्नमेंट तो हम इस तरीके से करें, अदरवाइज कुछ भी ना ले। अच्छा, उसके बरक्स जो है जो हमारे तक इतलात आई हैं कि बहुत और कई लोगों ने तो खुल के कहा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जी फिर ऐसा है कि हम फिर वफाक के अंदर बैठते ही नहीं, हम हुकूमत ही नहीं बनाते, मगर फिर हमें ये बता दिया गया था कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वफाक में हुकूमत नहीं बनाती तो फिर उनको पंजाब में भी हुकूमत बनाने में मुश्किल आ सकती है। ये दुरुस्त है? हाँ, उनके लिए तो चैलेंज था ये, क्योंकि ये मीडिया के थ्रू मैंने सुना था कि वो भी कह रहे हैं कि जी फिर हम भी गवर्नमेंट नहीं बनाते, हम भी पंजाब ले लेते हैं एंड दैट्स इट एंड लेट समबडी एल्स मेक द गवर्नमेंट, लेट्स मेक द फेडरल गवर्नमेंट। तो अब ऐसा लग रहा है कि आपको पुश किया जा रहा है कि आप मिनिस्ट्रीज भी एक्सेप्ट करें, तो अगर ऐसा कोई फॉर्मूला तय पाता है तो आपकी अपनी क्या राय होगी, क्योंकि आप एक सीनियर रहनुमा हैं, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या लेना चाहिए? जी देखिए, वो तो PMLN शुरू से ही कह रही है ना कि आप अगर हमें आए गवर्नमेंट में तो ऑल द वे आए, नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, ये तो उनकी शुरू से डिमांड है। जी बिल्कुल। अब ये तो देखिए, अब ये तो इट्स अगेन डिपेंडिंग ऑन द लीडरशिप व्हाट दे डिसाइड, हाउ थिंग्स आर डिसाइडेड बिटवीन द टू लीडरशिप। जो CEC का इजलास बुलाया गया था सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, वहां तो यही डिसीजन हुआ था। अब उसके बाद इफ देयर आर क्या फैसला हुआ था जी वहां पे? वहां पे यही कि जी वी वुड ओनली गो फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। मगर अगर आपको गिव एंड टेक करना पड़े और आपको मिनिस्ट्रीज लेनी पड़े तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मिनिस्ट्री लेंगे? देखिए, अब ये तो अब डिपेंड करता है ना कि जो कमेटी बनाई है चेयरमैन बिलावल ने, वो क्या डिसाइड करती है, व्हाट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द टू, हाउ व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ इट। तो अब ये तो जी इट ऑल डिपेंड ऑन द लीडरशिप नाउ व्हाट दे डिसाइड टू डू। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि जी कंडेम किया गया केयर टेकर गवर्नमेंट को कि जी उन्होंने अच्छे तरीके से इंतखाबात नहीं कराए, इंटरनेट जो है वो उसकी बंदिश हो गई। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस हवाले से एक रिक्वेस्ट भी दायर की, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूछा नहीं PTA से कि किसके कहने पे आपने इंटरनेट की बंदिश की थी? और आज भी आप देखें एक्स भी के ऊपर भी, आप तो ट्विटर देखते हैं मुझे पता है, तो उसके ऊपर भी बंदिश लगी हुई है। जी, आज मुझे अभी किसी का फोन आया था यही पूछने के लिए कि ट्विटर इज नॉट वर्किंग, और वो बाहर से स्पेशली जो उस पे पोस्ट लगा रहे हैं लोग ट्विटर के ऊपर, वो खुल नहीं रही पाकिस्तान में। जी, तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि दीगर जमातें इस पे बड़ी खामोश हैं इंटरनेट की बंदिश के ऊपर भी, और जो ब्लॉक हो रहे हैं ये तो आई थिंक किसी को पता ही नहीं है। ये तो अभी दिस इज जस्ट happened now Twitter के ऊपर, and I think we will be issuing something on this. जी, I think जी अभी तक लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है।
जी बिल्कुल, और चूंकि आप वजीर खजाना भी रह चुके हैं तो आपको पता है कि अनसर्टनिटी हो मार्केट के अंदर तो उसका क्या असर हो सकता है। एक और बात सलीम मांडवी वाला साहब, आज असद कैसर साहब ने कहा कि जी ये जाली वजीर आजम बनेगा जो भी होगा और जाली मैंडेट होगा। आपने अब तो अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जहाँ पे कमज़ोर हुकूमतें होती हैं तो धरनों का शिकार होती हैं। एक तरफ से मौलाना फजल रहमान आप लोगों से नाराज़ हैं, PTI तो नाराज़ है ही, तो फिर कैसे आप इतनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के साथ जो है मुकाबला कर सकेंगे? देखिए जी, अब ये तो आगे चल के पता चलेगा, बट ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। और मैं तो हमेशा इसमें बिलीव करता हूँ मुनीर से, you know, if you are doing nothing wrong, there's nothing to fear the opposition. But obviously challenges हैं, economic challenges are very serious. जी and which are going to be a big challenge for the new government. जी And बिल्कुल। that is why they wanted कि हमारे साथ टोटली पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो शायद हमारे लिए चीजें चलाना मुश्किल है। तो ये जो डील, फैक्ट्स हैं जी ये जो डील होनी है IMF के साथ मार्च 2024 के अंदर जो अगली एग्रीमेंट के हवाले से भी होनी है, तो आप ये समझते हैं कि उसके पर कोई बराह रास्त असर हो सकता है अगर इस तरह की अनसर्टेनिटी रही मार्केट के अंदर? देखिए, गवर्नमेंट अगर स्ट्रांग है और गवर्नमेंट इज डिटर्मिन्ड तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई मसाइल पेश आएंगे। बट अगर गवर्नमेंट वीक है तो ऑब्वियसली सम डिसीजंस जो लेने पड़ते हैं IMF प्रोग्राम के लिए वो ज़रा डिफिकल्ट हो जाते हैं एक वीक गवर्नमेंट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे सलीम मांडवी वाला साहब, और मईशत के ऊपर भी बात की, जो सियासत चल रही है उसके ऊपर भी, और कहा बड़े वाज़े तौर के ऊपर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है वो चाहती थी। अब जो अपोजिशन है वो क्या सोच रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, हम बात करेंगे तैमूर झगड़ा साहब से। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब, जो एक मजबूत कैंडिडेट समझे जा रहे थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए, और अब उन्होंने कहा है कि जिस हल्के से वो लड़े PK-79 उसके ऊपर वो धांधली का जो है वो शिकार हुए। तैमूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब आपको पेशावर हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि आप रजू करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो भी आपकी शिकायत हैं। आज क्या हुआ इलेक्शन कमीशन में? आज इलेक्शन कमीशन ने पेशावर की 9 सीटें सुनी। अच्छा, ये जो 9 सीटों पे धांधली नहीं हुई, रिजल्ट तब्दील हुए हैं। अच्छा, दरवाजे बंद किए गए, रिजल्ट तब्दील हुए हैं, रिजल्ट सारे अभी मौजूद हैं और ये आपको ऑफ द रिकॉर्ड सब बता देते हैं। बहुत से लोग जो कि इन्वॉल्व थे वो माजरत भी मांग रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं आते। जो पिंडी के कमिश्नर ने कहा, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन वो मुझे सरप्राइज़ नहीं करता क्योंकि ये काम हुआ है। ये सिर्फ पेशावर में नहीं जो है वो हुआ, KP में भी जब मैंने बात की है तो KP में भी बहुत सी जगह पे कोशिश की, रिजल्ट्स तब्दील भी किए गए, लेकिन मार्जिन्स इतने बड़े थे कि कहीं कहीं उन मार्जिन्स को देखते हुए लोगों के ज़मीर उठ गए, कहीं कहीं उन मार्जिन्स को देखते हुए भी लोगों के ज़मीर नहीं जागे। तो मगर देखिए KP में आपको 91 की फिलहाल लीड है, 112 सीटें होनी चाहिए थी, 115 में अगर मगर गिनती से। इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो है वो 91 की लीड से आप आगे हैं। सवाल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आपके जो दीगर आपके नाकदीन हैं वो ये कहते हैं कि जी कई हलकों के अंदर जो है आप लोग जब जीत जाते हैं तो आप खुशी मनाते हैं, मगर जिन हलकों से आप हार रहे हैं और कई सीटों से आप हारे, कुछ ही सीटें हैं जिनसे आप हारे खैबर पख्तूनख्वा में, उधर आप कहते हैं कि जी धांधली हुई है। नहीं, ये इस इलेक्शन में कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता मुनी से कि अच्छा। PTI को कहीं फेवर किया गया है। अगर सीट जीते तो अगेंस्ट द विंड जीते, और अगर सीट का रिजल्ट तब्दील हुआ है तो वो तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन जिस भोंडे तरीके में हुआ है वो कभी पाकिस्तान में, एटलीस्ट जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान कंसिडर किया जाता है ना, GT रोड का बेल्ट सारा ले लें, ये काम शायद बलोचिस्तान में या फाटा की सीटों पे जो है वो लोग जो वहाँ पे रहते हैं आदी हैं, उनकी आवाज़ शायद नहीं पहुँचती थी। लेकिन ये अब KP की मिसाल ले लें, सबसे ज़्यादा जहाँ पे इनफरादी वोट काउंट करता है वो कबायली अजला की सीटें हैं। जब वो PTI ने स्वीप कर दी तो ये सेंस बनाता ही नहीं है कि PTI जो है वो पेशावर वैली में
सीटें हारेगा। अच्छा, पेशावर वैली में भी सबसे बड़े मार्जिन्स पेशावर में होते, और जो पेशावर में सबसे कंपेटिटिव सीट थी PK 76, जो हमारे कैंडिडेट समी 3000 वोट से जीते हैं। खुशदिल खान आपके लॉयर हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान बार काउंसिल के एक, जब खुशदिल खान साहब सीट हारे हैं तो बाकी सीट्स पे तो कंपटीशन ही नहीं थी, और ये आप इंडिपेंडेंटली चेक कर लें। मगर मुझे ये बताइए कि ये भी समझा जाता है कि आपको टारगेट किया गया था, ये दुरुस्त है? मेरे ख्याल में ये दुरुस्त है, और अगर आप मेरे से एक्सप्लेनेशन लें, मैंने जो पिछले 10 महीने में कोशिश की, ये तो ज़रूर कोशिश की कि हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ें ठीक तरफ को ले जाएं, लेकिन ये मैंने कोशिश नहीं की कि किसी से बात की जाए, और ये भी मैंने कोशिश नहीं की कि चीज़ें ठीक करने के लिए अपने आप को छुपाऊं या आवाज़ जो है वो बंद करूं। आपको पता है कि मैं उस वक्त में जो है वो बोल रहा था, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर रहा था, रिस्पॉन्सिबली एक्सप्रेस कर रहा था, जब कोई पीटीआई में नहीं बोल नहीं, मगर अली अमीन गंडापुर भी तो एक तरीके से बहुत लोग जो हैं वो है होके बोलते थे, और उसकी एक वजह है, बहुत से लोग, उमर अयूब खान बहुत बोलते थे। देखें, इनफैक्ट आई वेयर इट एज अ बैज ऑफ ऑनर कि पूरे केपी में आई थिंक जो प्रोमिनेंट नाम आप उन्हें कह सकते हैं, मरवत साहब बोलते थे, बड़ा दबंग बोलते थे, लेकिन इन सब में जो है वो शायद सिर्फ मैं टारगेट हुआ हूँ, विच इज़ फाइन, बिकॉज जहाँ पे वो मेरे ख्याल में वो इज़्ज़त तब भी ज़्यादा काउंट करती है सीट जीतने हारने से। लेकिन उसकी शायद एक वजह, 2 वजूहात हैं। एक, मेरे ख्याल में मुफाहमत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ इंडिपेंडेंस ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सी जगहों पे आरओज़ ने, डीसीज़ ने बहुत प्रेशर उठाया। पेशावर दारुल खिलाफा था, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डीसी अफाक वजीर, CCPO इशफाक अनवर, और SSP ऑपरेशंस काशिफ अब्बासी, और भी नाम है वो मैं अभी लूंगा नहीं। मैं इन पे भी जस्ट टू बी रिस्पॉन्सिबल, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन ये लोग कमरे के अंदर बंद थे जिस वक्त सारी पोलिंग की काउंटिंग हो रही थी, जानते हैं, हमारे साथ काम किया है इन्होंने, अंदर पीटीआई के किसी कैंडिडेट को भी जाने नहीं दिया। तो इन माय आईज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड। डीसी साहब आपके हल्के में, आप नहीं, पूरे पेशावर में, आप पूरे पेशावर की बात कर, मैं पूरे पेशावर की बात कर रहा हूं। और कितने बजे की बात कर रहे हैं? देखिए, 8 फरवरी की ही बात कर रहे हैं। 8 फरवरी और 9 फरवरी के दरमियान 2 जगहों पे काउंटिंग हो रही थी। कयूम स्टेडियम जो हमारा फुटबॉल और स्पोर्ट्स स्टेडियम है, ठीक है, और ईदगाह के पास 18 हल्के इन 2 जगहों पे स्प्लिट थे। कहीं भी पीटीआई के किसी कैंडिडेट को काउंटिंग में जाने नहीं दिया गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने ये बात कही है बहुत जरूरी है। आपने एक और बात भी कही, आपने कहा कि जी मैं अगर राब्ते खुले रखता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। किसके साथ राब्ते खुले रखता? राब्ते हुकूमत और हुकूमत के नीचे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ राब्ते। और अगर आप जारहाना रवैया ना रखते तो आप समझते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल में जारहाना रवैया रखने वाले भी जो है वो लोग जीते भी हैं, हारे भी हैं। नहीं, प्रिंसिपल पे खड़े होने की बात है। और दूसरी बात है, जैसे मैंने कहा, ये मेरे ख्याल में कोई नेशनल लेवल साजिश नहीं थी। क्लियरली जब पेशावर में 9 सीटें गई हैं तो जो पेशावर की एडमिनिस्ट्रेशन है उसी ने कुछ किया है। बाकी जगह भी प्रेशर था, बाकी जगह आरओज ने या डीसीज ने प्रेशर उठाया। इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है कि सूबाई हुकूमत इसमें कंप्लिसिट थी। ये हो नहीं सकता कि सूबाई हुकूमत कंप्लिसिट ना हो। और मेरा जो चीफ सेक्रेटरी साहब है, जो आईजी साहब हैं, उन दोनों को मैं यही कह रहा हूँ, देखिए, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। जो टिपिकली एक ब्यूरोक्रेट करता है वो ये करता है कि वो कहता है अब मेरा टेक्निकली इसके साथ कोई काम नहीं था। जो आर्ग्यूमेंट पिंडी कमिश्नर के अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो रही है कि उनका टेक्निकली कोई काम नहीं था। हम सबको पता है कि लाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इनका रोल भी होता है। फॉर एग्जांपल कमिश्नर जो है वो डीसी के बॉस होते हैं और उनकी जो लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरसी करते हैं वो, ठीक, ओके। बट इसी तरह अब जब जो वीडियो सामने आई है, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब देख सकते हैं कि मेरे आरओ के सामने वोट्स गिने गए हेयरिंग में। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे 25,000 वोट हैं फॉर्म 45 के मुताबिक और मेरे ओपोनेंट के 1600 वोट हैं। आरओ ने उल्टा रिजल्ट दिया है।
आप सोचें अगर आप आरओ आपको होती 11,500 मिले और उनको 16,000 मिले, मेरे से 14,500 कम किए गए, उनको 14,500 ज्यादा किए। आप सोचें अगर यू वर द आरओ, मैं ये रिजल्ट क्लेम कर रहा हूं, मेरे पास सारे फॉर्म्स फेक हैं, तो कोई तो आप सरप्राइज दिखाती ना। अली अमीन गंडापुर अब बनने जा रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, मजबूत वज़ीर आला बनेंगे, और एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि अली अमीन गंडापुर का नाम लिया गया है, खान साहब ने लिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो फाइटिंग मूड में है। पहली बात से मैं एग्री करता हूँ कि अली खान मजबूत वज़ीर आला होंगे, और जब खान साहब ने बात कर ली वज़ीर आला की, सो दैट आर्ग्यूमेंट इज क्लोज्ड। फाइटिंग मोड में पीटीआई रूल ऑफ लॉ के लिए है। एज अ गवर्नमेंट हमारी पूरी कोशिश होगी, एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट अबाउट अली अमीन एज वेल, कि अगर आपका मतलब है कि हम कोई ऐसी कन्फ्रंटेशन की तरफ अभी जाएंगे जो कि मेरे ख्याल में अभी उसका वक्त नहीं है, तो वो कन्फ्रंटेशन की तरफ कोई भी अभी पीटीआई में नहीं जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो अवाम ने मैंडेट दिया है, चाहे वो केपी में हो या चाहे वो पाकिस्तान में हो, वो रिस्पेक्ट ना हो। देखें, फॉर्म 45 का चुराना, मुझे एक सीनियर सिविल सर्वेंट ने कहा ऑफ द रिकॉर्ड ऑब्वियसली कि जिसने ये पाकिस्तान में किया है, दिस इज अ स्वॉर्ड हैंगिंग ओवर देयर हेड for the rest of their careers. Okay, let me get to that because I think that's what you've said is important. थोड़ा सा जो हुकूमत साजी है उसकी तरफ भी आएँ, चूँकि ज़ाहिर है आप इससे बड़े मुंसलिक रहे हैं। इस वक्त तो ये अनाउंस कर दिया है गौहर साहब ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने, कि जी MWM के साथ जो है एक आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, मगर सुन्नी इत्तेहाद के अंदर जो है आपका बाकायदा एक इल्हाक होगा, वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी, पंजाब में भी और सेंटर के अंदर भी। तो अब ये बात वाज़े हो गई है कि आप खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो है आप सुन्नी इत्तेहाद के साथ जाएंगे। उनकी जो रिजर्व नशिस्तें हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा अभाम है। एक तरफ से इलेक्शन कमीशन के ज़राए हमें ये कह रहे हैं कि अब जो उन्होंने रिजर्व नशिस्तें जमा कराई थी और जिन लोगों के नाम उन्होंने जमा कराए थे उसके अंदर रद्दोबदल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ से कुछ आईनी माहिर कहते हैं कि नहीं जी, रद्दोबदल हो सकता है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? मेरे ख्याल में तो अगर हम पीटीआई को भी ज्वाइन करते, पीटीआई को नहीं, पीटीआई को, मैं पीटीआई पे आता हूं, अगर हम पीटीआई को भी टेक्निकल बात है ना, चाहे MWM हो, वो पीटीआई को भी ज्वाइन करते, जो स्पिरिट है और मेरे ख्याल में जो लेटर है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का, हमें रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए। अगर आप माजी में देख लें, 18 में हमारी तवक्को से ज़्यादा सीटें आई थी केपी में, और हमने बाद में रिजर्व सीटें ऐड की थी, तो ये तो बड़ा क्लियर प्रेसिडेंट है। अच्छा, बाद में आपको उन्होंने अलाउ किया था फ्रेश सीट्स? हाँ जी, और ये सिर्फ हमें नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा ना, आप हर कोई तो ये नहीं एज्यूम कर सकता कि वो 80-90% सीटें जीतेगा, राइट। और अगर आप पीटीआई भी ऐड कर दें, अगर आप स्पिरिट देख लें, तो जो सिंबल है ना, सिंबल तो सिर्फ पॉपुलेशन के उस हिस्से के लिए एक निशान है जो कि लिटरेट नहीं है। पार्टी की क्वालिफिकेशन तो उसकी रजिस्ट्रेशन से डिपेंड करती है, वो पीटीआई रजिस्टर्ड है। मेरे ख्याल में तो जो सलमान राजा साहब की पिटिशन थी जो कह रही थी कि उनको रिकग्नाइज होना चाहिए एज अ ऑफिशियल पीटीआई कैंडिडेट, वो हो। और ये भी एक आप प्रेसिडेंट देख लें, मुझे पिछली ही पार्लियामेंट्री साइकिल में याद है, शायद ये पंजाब में हुआ था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, जब बाई इलेक्शंस हुए और पीटीआई की सीटें ज़्यादा हुई, हमजा साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से उतरे, तो एमपीएज डी सीट हुए रिजर्व सीट्स पे, और एमपीएज सीट भी हुए। फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस ऐसे हो सकता है कि पार्टीज की पोजीशन ड्यूरिंग अ टर्म बदले, और ये दोनों प्रेसिडेंट्स मैंने आपको दे दिए कि मामला वैसे जाने वाला है अदालत। देखिए, फिलहाल तो हर एक चीज़ अदालत भी जाती है, और अदालत के फैसले भी जो है वो मुख्तलिफ अदालतों के मुख्तलिफ तरीके से आते हैं। आई जस्ट होप वी कैन रिस्टोर द लॉ। अच्छा तैमूर झगड़ा साहब, इधर छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। एक सवाल आपसे करूंगी वफाक के हवाले से, क्योंकि बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनिशियली ये कहती रही कि जी हम तो राब्ते करना चाह रहे हैं पीटीआई से। उन राब्तों का क्या हुआ, पसे पर्दा क्या हुआ कि उन्होंने आपसे हाथ आगे किया, आपने क्या हाथ झटक दिया, या आपने उनसे बातचीत का जो एक सिलसिला है वो किया? मेरे ख्याल में ये कहना दुरुस्त होगा कि मुख्तलिफ लेवल्स पे राब्ते हुए, शायद इनफॉर्मल हुए, ठीक है, लेकिन जो सही फैसला हुआ, आई स्टैंड 100% बिहाइंड इट,
कि हमें असूल पे, प्रिंसिपल पे, आइडियोलॉजी पे वोट मिला है। फिलहाल हम दो वजहों की वजह से, एक जब तक फॉर्म 45 सही ना गिने हो, और दो कि हम सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए फिलहाल उन दो बड़ी पार्टीज के साथ एलाई करें जो कि PDM 1 में जो कुछ भी इस मुल्क में हुआ उसका जिम्मेदार रही है। वो गलत फैसला होता, हमारे वोटर्स मायूस होते और सही मायूस होते। और इसी तरह जो कल अफवाह पड़ रही थी कि हम शायद PTIP ज्वाइन लें, मेरे ख्याल में हमारे सपोर्टर्स ANP या पीपल्स पार्टी KP में ज़्यादा आसानी से मानते इंस्टेड ऑफ PTIP, क्योंकि PTIP में वो लोग थे जिन्होंने हमें मुश्किल वक्त में छोड़ा था। तो हम उनका प्लेटफॉर्म क्यों इस्तेमाल करें? तो इसीलिए आपने ये फैसला किया कि PTIP के साथ आपने किसी किस्म का इल्हाक नहीं किया। इसीलिए पार्टी में बहुत सी आवाजें उठी कि ये एक्सप्लोर करना भी गलत है, और बिल्कुल सही उठी। ये बताइए कि सेंटर के अंदर आप लोग हुकूमत बनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? कोशिश कर रहे हैं। किसके साथ? फॉर्म 45 के साथ। इस वक्त जो पार्टी पोजीशन हमारे सामने आ रही है, अभी जो हमारे सामने आ रही है, उसके अंदर इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो राउंड अबाउट 100 हैं। उसके अंदर से कुछ आप कमी पेशी कर लीजिए, आपको फिर भी जो है 168 का नंबर तो चाहिए। तो क्या आप बाकी पार्टीज़ के साथ बात करना आप चाहेंगे? क्या उस तरफ से ग्रीन लाइट आ गई है? क्या आप पंजाब के अंदर भी इसको बात करना चाहेंगे? क्या आपको कोई रोक रहा है बात करने से? नहीं, दो बातें। पहली तो प्रिंसिपल की बात है, और उस प्रिंसिपल पे मेरा ज़ाती ख्याल भी है। ऑब्वियसली पार्टी बहुत बड़ी है, अभी भी पार्टी जो है वो कोलेस कर रही है, और मेरे ख्याल में कलेक्टिवली वी हैव डन पाकिस्तान अ फेवर बाय स्टिकिंग थ्रू हार्ड टाइम्स। याद है आप सब कहते थे कि ये पार्टी नहीं टिकेगी, टिक गई, और अवाम ने तो ऐसे वोट दिया है कि मेरे ख्याल में तारीख में नहीं दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप जो ये सीट्स की बात कर रही हैं, ठीक है, अब ऐसे सीट्स का, नूर आलम खान साहब की सीट है, 38,000 वोट मिले थे, अंदर किसी ने पेन से 1 लगाया है, 38 को 1,38,000 बना दिया। सबूत मैं अभी देता हूं, नीचे उन्हीं के पोलिंग स्टेशंस लें, सूबाई असेंबली के। नूर आलम खान को 65% टर्न आउट पड़ा है, सूबे वाले डब्बों में 35% पड़ा है। दिस इज नॉट पॉसिबल। और यहां पे ये फंस गए, ये धांधली रिवर्स करना अभी पॉसिबल ही नहीं है। ये पेशावर की 6 सीटों पे हुआ है, बाकी 3 पे उन्होंने प्लस माइनस किया, तो वो कवर हो जाएगा। ये तो कवर हो ही नहीं सकता। अगर फेक फॉर्म 45 बनाएंगे तो फिर आधे वोट गायब हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दोनों रिजल्ट अनाउंस कर दिए। आप ये कहते हैं कि सूनर और लेटर ये जो बात है वो निकल आएगी। चलें, लेट्स लीव इट एट दैट। मगर एक बात हमने जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो रावलपिंडी कमिश्नर हैं फॉर एग्जांपल, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर पाकिस्तान बार काउंसिल का जो है रद्द अमल आ गया है, और पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि ये मैलिफाइड है, मिलिशियस किस्म के उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि जी बग़ैर किसी सबूत के ऊपर आप इस तरह के इल्ज़ाम जो है वो कैसे लगा सकते हैं? चीफ जस्टिस साहब कैसे रिस्पॉन्सिबल थे? ये तो रावलपिंडी कमिश्नर से पूछें। ये और नहीं, चूंकि गौहर खान साहब ने पूरा अपना जो है कहा है कि जी उसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और वो जजेस बैठे जो इस वक्त उनके साथ नहीं थे, जस्टिस ईसा के साथ। आपको भी पता है डिवाइडेड जुडिशरी है, तो आप जो है वो जलती हुए के ऊपर तेल का काम नहीं कर रहे। नहीं, मेरे ख्याल में जितना सब्र और तहम्मुल हमने दिखाया, मैं आपके सामने हंस रहा हूँ, क्योंकि वैसे 1,000 वोट वाला जब 25,000 वोट वाले से जीत जाए तो हंसी आ सकती है। देखिए, ना इलेक्शन कमीशन उनके मातहत थे, ना इंटरनेट उन्होंने बंद किया। हमने कहा मैं चीफ जस्टिस साहब की रिस्पेक्ट करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ जी, और मुझे याद है कि बड़ी अच्छी बात हुई कि वी विल नॉट लेट एनीवन डिरेल डेमोक्रेसी। इशू एट हैंड क्या था? ब्यूरोक्रेसी से आरओज। आज पेशावर के सारे आरओज गायब हैं, गायब। दे आर लिटरली मिसिंग पर्सन्स। जब हमें अपने ऑर्डर्स भी मिले ना इंक्वायरी के, वो एक मीटिंग में आ गए थे, जो सुनना था वो मीटिंग भी जो कराई उसकी वीडियो तो करा दी, उसके बाद भी गायब हैं, फोन्स ऑफ हैं। जब ऑर्डर उन्होंने देना था तो ऑर्डर मेज पे पड़ा था,
4 बजे का साइन हुआ था, 3:30 बजे पड़ा था, उनका साइन था, मेरा स्टाफ और वकील गया, आरओ साहब नहीं थे। कैसे होते? उन्होंने हमारे सामने हमारे रिजल्ट को और फॉर्म 45 को कंटेस्ट नहीं किया। आप मुझे पूरे मुल्क में बता दें जहां पे पीटीआई सीट कंटेस्ट कर रहा है, पीटीआई ने तो अपने फॉर्म 45 दिखाए हैं। तकरीबन बहुत सी सीटों पे बहुत से ऑपोजिशन कैंडिडेट्स ने भी दिखाए, मिसाल के तौर पे मुस्तफा नवाज खोखर ने ये कंप्लीट करने दें, जिम्मेदारी कैसे बन गई, ये मेरा पूरी डिबेट हुई थी कि जुडिशरी के आरओज होने चाहिए या ब्यूरोक्रेसी के। खतरा यही था कि ब्यूरोक्रेसी के आरओज बाय एंड लार्ज प्रेशर नहीं उठा सकेंगे। चीफ जस्टिस साहब तो उठाते थे ना, वो भी इलेक्शन आपको पसंद नहीं आया। इस टाइप का इलेक्शन नहीं हुआ। वी आर बैक इन अ 77 लाइक सिचुएशन जहां अवाम हैरान है कि जो डब्बों के अंदर गया है वो डब्बों से बाहर नहीं निकला। जो लड़ाइयां होती हैं, मगर आपने पहले भी तो कहा था ना कि कुछ हल्के खोल दें, कुछ हल्के आपने खोले, उसके अंदर कई हल्कों के अंदर तो वोट ज्यादा पड़ गया था आपके हरीफ को। सो द पॉइंट इज, मैं तो यही कह रहा हूं कि ये पहली वाली सिचुएशन नहीं है, ना ये पहले वाला इमरान खान है, ना ये पहले वाली पीटीआई है। पहली वाली पीटीआई या पीटीआई पी में या आईपीपी में है, दोनों पार्टीज अभी वाइंड अप हो रही है ना। चीफ जस्टिस ऐसे रिस्पॉन्सिबल हैं कि अगर वो जजेस को दे देते, अगर जुडिशरी को दे देते, तो आप ये समझते हैं और उनको आरओज वगैरह तो रिगिंग कम होती है। दैट इज हाउ यू। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की हम तनकीद कर सकते हैं, चीफ जस्टिस साहब की नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा, मेरे ख्याल में इट वाज अ वेरी पुअर डिसीजन एंड ऑल ऑफ पाकिस्तान इज पेइंग द प्राइस। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे से बात की एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।